नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। कल 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उनके द्वारा यह बजट पेश किया गया और इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। साथ साथ इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड, उसको भी देखते हुए चलेंगे। साथ साथ एमसीक्यू इससे क्या बनने वाले हैं उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट थीम पर एक बजट पेश किया है। तो यहां देख सकते हैं कि थीम क्या रहा, तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट। जैसा आपको पता है कि विकसित भारत बनने जा रहा है 2047 तक, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह बजट को तैयार किया गया है और बजट उसी दिशा में है जो आगे बढ़ता हुआ काम करेगा। तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट को पेश किया गया है 1 फरवरी 2026 को और बजट भाषण लगभग 1 घंटे और 85 मिनट तक चला, यानी कि लगभग 85 मिनट तक है जो ये चला था। 85 मिनट का ये बजट रहा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसमें बजट में जो दिए गए प्रमुख तत्वों पे बात की गई। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बन चुकी है। कौन? तो निर्मला सीतारमण। ये लगातार 9वां बजट है जो पेश किया है, किसने? तो निर्मला सीतारमण ने, और ऐसा करने वाली भारत की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री बन चुकी है। ऐतिहासिक क्षण क्या रहा, तो यह पहला मौका था जब भारत का पूरा केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया। तो भारत का पूरा केंद्रीय बजट है जो रविवार को इस बार पेश किया गया और एक ऐतिहासिक इस तरह से क्षण रहा। 2026 में भारत की आर्थिक वैल्यू भी 357 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि कितना हो चुका है, तो 357 लाख करोड़ रुपए 2026 में भारत की इकोनॉमिक वैल्यू हो चुकी है। और भी देखते हैं, तो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया और कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। तो कितने इसमें कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो इसमें 3 कर्तव्य ऐसे शामिल किए गए हैं। पहला कर्तव्य की बात करें तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और वैश्विक उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना इसका मुख्य मकसद रहेगा। यानी किस तरह से नए उथल पुथल यानी जो जियो पॉलिटिक्स में जो देखने को मिल रहा है उससे भी निजात पाकर अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इस तरह से क्या बढ़ाना है, कंपटीशन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसका ये मुख्य लक्ष्य रहेगा। दूसरा कर्तव्य रहेगा कि भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता को भी बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो इस तरह से दूसरे कर्तव्य। और तीसरे कर्तव्य की बात करें तो सरकार की सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल यह सुनिश्चित करना है कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच है जो उपलब्ध हो। यानी किस तरह से एक देख सकते हैं क्या, तो इसमें सबका साथ सबका विकास थीम के साथ भी इसमें आगे बढ़ाया जाएगा और यह तीसरा कर्तव्य है जिसमें किया जाएगा, ताकि क्या, तो पार्टिसिपेशन, आम लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें रहे ताकि हमारा देश है जो ग्रोथ सही तरीके से कर सके। और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जीडीपी के मामले में देखा जाए तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जीडीपी के मामले में 4th है। वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत का स्थान क्या है, तो 3rd है। यहाँ ये भी आपको याद रखना है। तो जिसका जीडीपी कितना है, तो $4 ट्रिलियन भारत का जीडीपी है। और फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो इसमें $700 बिलियन और जीडीपी ग्रोथ रेट 7 to 7.2% के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट रहा। यानी कि हर एक साल या 7 से 7.5%, 7 से 7.2% के बीच में यह जीडीपी ग्रोथ रेट है जो भारत का है। और फॉरेक्स रिजर्व लगभग $700 बिलियन के आसपास है। ये बढ़ते घटते रहता है, लेकिन डाटा इस तरह से दिया गया है। और बजट में क्या सस्ता रहा, क्या महंगा हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसके देख सकते हैं कि बजट में सस्ता क्या हुआ, तो कैंसर की दवा के ऊपर है जो क्या ड्यूटी फ्री किया गया, जिस कारण से कैंसर की दवा अब सस्ती हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी है उसको भी कम किया गया प्राइसिंग। जूते, माइक्रोवेव ओवन, शुगर की दवा, बायोमिक्स सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कपड़े, विदेश यात्रा और विमानों का ईंधन, इस पे है जो मुख्य रूप से क्या, तो इसमें या तो ड्यूटी कम किया गया जिस कारण से है जो सस्ता रहा। और ये महंगा की बात करें इसमें शराब हो गया, खनिज हो गया, स्क्रैप मेटल्स हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो शेयर मार्केट ये काफी है जो इस तरह से इस पे है जो काम भी किया गया। और इसमें देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ट्रेडिंग ऑप्शन, फ्यूचर एंड एफ&ओ के ऊपर देख सकते हैं कि इसमें 0.15% बढ़ा दिया गया। पहले ये थे 0.10% था, इसको बढ़ा करके किया गया 0.15%, जिस कारण से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है जो धड़ाम से गिर गया। और इस कारण से क्या रहा, तो यहाँ देख सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.10% से 0.15% है जो एफ&ओ है जो ट्रेडिंग इसमें गिरा, जिस कारण से स्टॉक मार्केट भी काफी क्रैश किया।
सिगरेट की बात करें, सिगरेट भी है जिसमें बढ़ाया गया। तंबाकू, पान मसाला आदि पे है जो महंगाई को आगे बढ़ाया गया। विदेशी परफ्यूम, लग्जरी घड़ियां, आयातित वस्तुएं, इस पे सारे ड्यूटी लगाए जाएंगे, जिस कारण से इसकी प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ेगी। और इस कारण से यहाँ देख सकते हैं बजट में कौन से सस्ता रहा, कौन महंगा रहा, तो ऐसे प्रोडक्ट पे सस्ता रहा, इधर महंगा रहा, तो इसको इधर से ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं कौन सी वस्तु पे है जो कौन सस्ता रहा, कौन ये कम रहा, महंगा रहा। और 2026 में प्रमुख योजनाएं कौन कौन से रहे, तो देश भर में रेशम, ऊन और जूट को कवर करने वाली एक राष्ट्रव्यापी फाइबर पहल को शुरुआत की गई है। और दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए दिव्यांग सहायता योजना भी शुरू की गई है। कृत्रिम अंग उत्पादन के लिए एक सुविधा भी बनाई जाएगी, यानी कि जो आर्टिफिशियल तरीके से लिम्स, यानी कि कह सकते हैं कि यदि किसी का पैर कट गया है तो पैर में उस तरह से आर्टिफिशियल लिम्स लगा सकते हैं, और उसमें है जो इस तरह से कृत्रिम अंग उत्पादन के लिए एक सुविधा ऐसी बनाई जाएगी। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 रुपए करोड़ की फंडिंग के साथ महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना पहल को शुरू किया गया है। और अभी आपने देखा कि एमजी नरेगा के स्थान पे वीबी जी राम जी है जो ऐसे योजना को लाया गया है। आगे बात करें आयकर से संबंधित घोषणाएं की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जैसे पहले से चले आ रहे थे वैसा ही इनकम टैक्स पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, जैसा चल रहा आ रहा था वैसा ही किया जाएगा। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न में आपको 31 मार्च 2026 तक इसमें फाइल करने की बात की गई, 3 महीना डेट भी बढ़ाया गया है। टैक्स पेयर्स को नए पेश किए गए 10 प्रावधानों से फायदा भी इसमें होगा। और भी बात करें राजकोषीय और अर्थव्यवस्था की बात करें तो यूनियन बजट में सरकार का फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा टारगेट देश की जीडीपी का 4.3% तय किया गया, यानी 4.3% तक है जो क्या करना है, तो जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट है जो रहने का है जो टारगेट रखा गया है। बजट में केंद्र सरकार के टैक्स रेवेन्यू का 41% है जो क्या राज्य सरकारों को देने का प्रावधान भी बरकरार रखा गया, यानी कि क्या, तो इसमें जितने सरकार के जो टैक्स रेवेन्यू हासिल होंगे उसके 41% है जो राज्यों में डिवाइड किए जाएंगे। आर्थिक विस्तार पर फोकस, इसमें देख सकते हैं अनुमानित नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग क्या है, तो 10%, यानी कि लगभग ये जीडीपी ग्रोथ रेट नॉमिनल की बात करें तो लगभग क्या है, तो इसमें 10% के आसपास है जो जीडीपी नॉमिनल ग्रोथ रेट है। आगे बात करें तो रेल और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी इसमें नेशनल वाटरवेज पहल से नेटवर्क में 20 अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग भी खोले जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि नेशनल वाटरवेज 1 हो गया, नेशनल वाटरवेज 2 हो गया, वैसे ही और भी इसमें 20 अतिरिक्त नेशनल वाटरवेज है जो जोड़े जाएंगे ताकि जलमार्ग सुविधा और भी बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि वाटर वे ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ावा दिया जा सके। बजट 2026 में 7 हाइब्रिड रेलवे कॉरिडोर के साथ साथ 5 नए एक्सप्रेसवे और हाईवे विकसित करने की भी योजना शामिल किया गया, यानी कि बजट 2026 में 7 हाइब्रिड रेलवे कॉरिडोर के साथ साथ कितने, तो 5 ऐसे नए एक्सप्रेसवे और हाईवे है जो विकसित करने की योजना भी इसमें शामिल किया गया है बजट 2026-27 में। विस्तार योजनाओं में वंदे भारत स्लीपर कोच, अमृत भारत ट्रेन सेवा और कवच रेलवे सुरक्षा तंत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि वंदे भारत स्लीपर कोच की सुविधा है जो स्टार्ट होने वाली है, अमृत भारत ट्रेन और कवच रेलवे सुरक्षा भी तंत्र भी शामिल किया जाएगा। यानी कवच ऐसे है जो रेलवे की दुर्घटना होने से पहले ही बताता है, और मुख्य रूप से RFID यानी कि क्या, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर है जो काम करता है, जिस कारण से रेलवे के ट्रेन को टक्कर होने से ये बचाता है। हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की बात करें तो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी को जोड़े जाने वाले 7 ऐसे नए बुलेट ट्रेन भी रूट की घोषणा की गई है, यानी कि आने वाले समय में नए बुलेट ट्रेन है जो बनकर तैयार होंगे। और आपको पता है कि दिसंबर 2027 तक है जो क्या गुजरात के सूरत और वापी से बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, पहली बार इस तरह से पहल भी शुरू किया गया है। और मुंबई से अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन रूट है जो अभी हाफ लगभग बना हुआ है, लगभग आधा अर्ध निर्माण है, और उसको 2029 के लास्ट तक इसको चालू किया जाएगा। और भी बात करें तो टेक्सटाइल और रोजगार क्षेत्र की पहल की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए के मकसद से 5 ऐसे मुख्य कार्यक्रमों के साथ साथ नेशनल फाइबर स्कीम की भी शुरुआत की गई, यानी कि नेशनल फाइबर स्कीम है जो ऐसे शुरू किया गया, जिसमें 5 मुख्य कार्यक्रम के साथ शुरू किया गया है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा, और जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आगे बढ़ाने से क्या होगा, तो इसमें जो टेक्सटाइल्स है उसका एक्सपोर्ट है जो दूसरे कंट्री में किया जा सकेगा। और जानते हैं कि भारत है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करने के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पे आता है। और भारत टेक्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल, ये जो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, इनके द्वारा एक भारत टेक्स पहल को भी शुरू किया गया, जिसमें टेक्सटाइल को और भी प्रोडक्शन किया जा सके और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके लिए आपने देखा नेशनल फाइबर स्कीम भी शुरू किया गया है। समर्थ 2.0 पहल लॉन्च किया गया, सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक बड़े टेक्सटाइल पार्क ऐसे बनाने की योजना को घोषणा की गई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं समर्थ पहल किससे जुड़ा हुआ है, तो समर्थ 2.0 टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी आगे बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि कपड़ा उद्योग के लिए ऐलान हुए क्या, तो राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत रेशम और जूट पर जोर दिया जाएगा, साथ ही
रोजगार भी बढ़ाने के प्रयास इसमें शामिल रहेंगे। तो हैंडलूम मिशन के जरिए इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, समर्थ 2.0 के जरिए इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो स्थापित किए जाएंगे और उसका विस्तार किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की गई और इसके जरिए खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पर भी जोर दिया जाएगा, यानी स्वरोजगार योजना को भी आगे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को शुरू किया गया है। आगे कि रेशम, ऊन और जूट फाइबर पर फोकस करते हुए नेशनल फाइबर स्कीम लागू की गई और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें तय की गई है और इस कारण से रोजगार को आगे बढ़ावा दिया जा सकेगा। और भी स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की पहचान, साइंस यानी हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र की पहल क्या क्या रहेगा, तो इसमें देख सकते हैं भारत है जो बनने जा रहा है दवाओं का ग्लोबल हब है जो बनकर तैयार होगा और यहाँ देख सकते हैं क्या क्या इसमें रहेगा। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 40,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पहल को शुरू किया गया है। 3 नए केमिकल इंडस्ट्रियल पार्क है जो ऐसे विकसित किए जाएंगे। कितने? तो 3 नए केमिकल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का भी इसमें निवेश दिया जाएगा, यानी देख सकते हैं 10,000 करोड़ का निवेश रहेगा। नंबर 1 बनने का लक्ष्य नहीं, भारत को दुनिया में दवा मैन्युफैक्चरिंग का टॉप केंद्र है जो बनना इसका लक्ष्य रहेगा और इसमें देश भर में 10,000 नए क्लिनिकल ट्रायल साइट्स भी खुलेंगे जिसमें रिसर्च नेटवर्क को आगे बढ़ावा दिया जा सकेगा। बायो फार्मा शक्ति पहल के तहत रिसर्च को आगे बढ़ावा देने के लिए इस तरह से 10,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात भी की गई है। बायो फार्मा के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान और 7 पुराने संस्थान का भी कायाकल्प किया जाएगा और मेडिकल हब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर 5 नए रीजनल मेडिकल हब भी बनाए जाएंगे। तो ऐसे इसमें प्रोविजन ऐड किए गए हैं। 5 क्षेत्रीय हेल्थ केयर हब की योजना बनाई गई है, साथ ही 3 अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि क्या, तो यहाँ देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी इस तरह से किया जाएगा। 3 नए आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की गई। 4 राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे। तो 4 राज्यों में ऐसे क्या, तो माइनिंग कॉरिडोर भी इस तरह से विकसित किए जाएंगे ताकि वहां से क्या, तो माइनिंग क्षेत्र आसानी से वहां पे हो सके, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे झारखंड हो गया, ऐसे क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाएगा। और शिक्षा क्षेत्र की पहल क्या क्या रही, तो इसमें बात करें तो मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की मेजबानी होगी। नेशनल टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी की भी योजना है जिसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस प्रोग्राम के तहत 10,000 टूरिज्म गाइड को भी इस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देश भर के सभी जिलों में उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल सुविधा बनाई जाएगी, यानी कि लगभग 800 भारत के ऐसे 800 जिलों में लगभग इस तरह से महिलाओं लड़कियों के लिए क्या, तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सके सही समय पे। पूर्वी भारत में नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी बनेंगे, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में नए क्या बनेंगे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनकर तैयार किए जाएंगे। और भी बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की पहल क्या रहने वाली है, तो इसकी बात करें तो 15 पुरातात्विक विरासत स्थलों के विकास की योजना बनाई गई है। मत्स्य पालन विकास के लिए 500 जल भंडार ऐसे बनाए जाएंगे। छोटे किसानों को प्रत्येक को 20,000 रुपए की क्रेडिट सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाएगी, 20,000 रुपए की दी जाएगी। और ऐसे 15 कितने, तो 15 पुरातात्विक विरासत स्थलों के विकास की योजना बनाई गई है। मत्स्य पालन विकास के लिए 500 ऐसे जल भंडार है जो बनाए जाएंगे ताकि मछली का उत्पादन और भी बढ़ावा दिया जा सके। आपको पता है कि मछली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे स्थान पे आता है जबकि चाइना इसमें पहले स्थान पे अभी बरकरार है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग सहायता योजना शुरू की गई। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए भी विशेष सुविधा है जो इस तरह से स्थापित की जाएगी, यानी दिव्यांग व्यक्तियों को भी ध्यान में रखा गया है और इसके लिए इस तरह से आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर फैसिलिटी बनाई जाएगी इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में 4,000 ऐसे इलेक्ट्रिक बसें भी तैनात की जाएगी, यानी कि वहां के आसपास क्या, तो क्लीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर भारत में 4,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएगी। और असम, अरुणाचल, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, यानी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको वहां पे बौद्ध पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। किसको, तो असम, अरुणाचल, मिजोरम और त्रिपुरा। नया आयकर अधिनियम की बात करें तो नया आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से यह प्रभावी हो जाएगा, यानी कि जो नए टैक्स एक्ट लाए गए थे 2026 में, इसको अब 1 अप्रैल 2026 से इसको प्रभावी रूप से ये लागू हो जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें तो ऑरेंज इकोनॉमी पूछ सकता है कि ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, तो मुख्य रूप से ब्लू इकोनॉमी की बात करें नीली अर्थव्यवस्था, समुद्र क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं के बारे में इसमें जानकारी हासिल की जाती है, जिससे ब्लू इकोनॉमी होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी कि IICT मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में क्या, तो इसे कंटेंट क्रिएटर लैब है जो स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, यानी किस तरह से अब रील्स जो बनाए जाएंगे, रील्स बनाने के लिए इस तरह से प्रमोट किया जाएगा, यानी कि आपको कहाँ पे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आपको प्रमोट करें कि आप है जो क्या करें, रील बनाए। जैसा आपने अभी देखा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के पहल भी लाए जा रहे हैं जिस कारण से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और
सोशल मीडिया के रील्स बनाकर आप है जो उसमें वायरल कर सकते हैं और अपना उससे कुछ आपको इनाम की राशि भी दी जाएगी। और इस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो मुंबई में स्थित है, IICT, इसके द्वारा इस तरह से पहल को आगे बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि आपने देखा भी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो वेब्स का आयोजन अभी मुंबई में किया गया था, इसका मकसद यही था कि इस तरह से क्रिएटर्स को और भी ज़्यादा ऐसे नए टेक्नोलॉजी से जोड़ें ताकि वो अपना कंटेंट को मोनेटाइज करे और उससे भी पैसा अपना कमाए। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि रील क्रिएटर है जो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो MCQ इससे बनने वाले बजट 2026 से क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो बजट भाषण की अवधि लगभग कितने मिनट की रही, तो इसमें 85 मिनट की रही, यानी कह सकता है कि 60 मिनट 25 सेकंड, यानी 1 घंटे 25 मिनट है जो क्या टोटल ये बजट भाषण की अवधि रही, और इसमें रविवार के दिन ही है जो समाप्त हो गई। 2026 के केंद्रीय बजट का विषय क्या रहा, तो विषय यानी थीम क्या रहा, तो इसमें किस थीम पे है जो मुख्य रूप से काम करने के उद्देश्य से इसको बजट को डिजाइन किया गया है। तो इसमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट, ऐसे इसका मुख्य रूप से इसका थीम रहा, जो विकसित भारत 2047 तक बनने का ये लक्ष्य को संदर्भित करता है। इतिहास में पहली बार भारत का पूरा केंद्रीय बजट सप्ताह के कौन से दिन पेश किया गया, तो आपने देखा कल 1 फरवरी 2026 था, और रविवार के दिन ही पूरे इतिहास में पहली बार भारत का पूरा केंद्रीय बजट सप्ताह के रविवार के दिन ही पेश किया गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए कितनी फंडिंग आवंटन की गई है, तो महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत यह है जो इसमें 10,000 करोड़ रुपए, कितना, तो महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें दी गई है। और बजट में कितने नए हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा अभी हाल ही में की गई है, तो इसमें 7 ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो अलग अलग शहरों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। किसके, तो हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन है जो कॉरिडोर है जो विकसित किए जाएंगे आने वाले समय में। इसके लिए इस तरह से फंडिंग भी एलोकेट की गई है। नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट के तहत कितने नए नेशनल वाटरवे बनाए जाएंगे, तो इसमें नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट के तहत अब और भी नए वाटरवे जोड़े जाएंगे, जिसमें 20 ऐसे नए वाटरवेज जुड़े जाएंगे ताकि वाटरवे ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन और भी बेहतर रूप से काम कर सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आगे टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल इसमें शुरू की गई, तो इसमें समर्थ 2.0 पहल लाया गया ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी बूस्टअप मिल सके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी आगे बढ़ाया जा सके। आगे की बजट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए कितना फंड इसमें आवंटन किया गया, तो इसमें 40,000 करोड़ रुपए, कितना, 40,000 करोड़ रुपए है जो बजट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए है जो क्या 40,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें दी गई, ताकि इस तरह से क्या कर सके, तो इसमें सेमीकंडक्टर के इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर सके और उसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो सके। आगे कि कितने नए केमिकल पार्क है जो बनाए जाएंगे, कितने नए केमिकल पार्क, तो इसमें 3 ऐसे नए केमिकल पार्क है जो बनाए जाने की बात इसमें की गई है बजट में। 5 सालों में बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है, तो 5 साल में बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए कुल कितना है जो क्या फंडिंग इसमें दी गई, कुल कितना वितरण किया गया है, तो इसमें देख सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए, कितना 10,000 करोड़ रुपए इसमें टोटल आवंटन की गई। और इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत है जो नंबर 1 बनना चाहता है, एक केंद्र नए फार्मास्यूटिकल केंद्र के रूप में, यानी कि नंबर 1 दुनिया में टॉप पोजीशन है जो हासिल करना चाहता है, जिस कारण से ये बायो फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी ध्यान देना भारत की है जो एक जिम्मेदारी बन जाती है। इस कारण से 5 सालों में बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के विकास करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी II क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह है जो मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है जो मुंबई में स्थापित की जाएगी। और यहीं पे आपने देखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी कि IICT का भी इस तरह से यहाँ पे विकास किया जाएगा ताकि इसमें रील्स क्रिएटर और भी ज़्यादा बढ़ सके और अपना कंटेंट को मोनेटाइज करे, उससे बेचे और इसमें पैसा कमाए। और ये भारत सरकार का इस तरह से लक्ष्य है कि आपको क्या करना है, तो रील्स क्रिएटर भी बनाना है। उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों के हॉस्टल कहाँ बनाए जाएंगे, तो हर एक क्या है, तो इसमें देख सकते हैं कि देश के हर जिले में, यानी कि देश के हर जिले में लगभग 800 ऐसे जिले हैं जहां पे इस तरह से हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी है जो हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी और ऐसे रेसिडेंशियल फैसिलिटी है जो बनाने के लिए बात की गई है। तो उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों के हॉस्टल बनाए जाएंगे, देश के हर जिले में बनाए जाएंगे, लगभग 800 जिले हैं वहां पर इस तरह से बनाए जाएंगे। कितने क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे, तो कितने क्षेत्रीय मेडिकल हब की बात करें तो इसमें 5 ऐसे क्षेत्रीय मेडिकल हब है जो स्थापित किए जाएंगे, यानी कि रीजनल मेडिकल हब की बात करें, यानी कि क्षेत्रीय रूप से मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे 5। बजट के बाद इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा महंगी हो गई, तो इसमें देख सकते हैं कि दिए गए ऑप्शन में शराब है जो महंगी हो गई, जिसमें सोलर उपकरण, मोबाइल बैटरी, चमड़े के उत्पाद आदि पे क्या है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में सी सही है, सी सही ऑप्शन है। जबकि यहाँ पे
क्या है, तो चमड़े के उत्पाद, सोलर उपकरण, मोबाइल बैटरी पे है जो दाम कम किया गया, इसके इंपोर्ट ड्यूटी है जो कम किया गया, जिस कारण से इसके है जो प्राइस कम हुई है, लेकिन शराब को बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से इसका पीडीएफ यदि आप पाना चाहते हैं तो एडिटोरियल दरोगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल है, बोर्ड पीपीटी अवेलेबल रहेगा, और यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ से एक बार आप अपने तरीके से इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। बाकी हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें बजट 2026-27 के ऊपर है जो मुख्य रूप से इसमें क्या क्या प्रोविजन ऐड किए गए हैं, कौन कौन से एमसीक्यू इससे रिलेटेड बन सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात किया है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और भी आपके क्या राय है इसके ऊपर भी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।